ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस। आदर्श गैस की यहाँ पे बात हो रही है। वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस आर, वी, पी एंड टी। ये वॉल्यूम हो गया, ये प्रेशर हो गया, ये टेम्परेचर हो गया रेस्पेक्टिवली। इफ मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज m, देन इट्स डेंसिटी इज। अपन को डेंसिटी का क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, पी वी, एन को अपन क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम आर टी, या इसको मैं ये कहूँ पी, एम को इधर मल्टीप्लाई करो अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी। ये डेंसिटी हो गई बेटा। इसको मैंने क्या कह दिया, डेंसिटी। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ, डेंसिटी डी इक्वल्स टू डब्ल्यू, और सॉरी पी एम अपॉन आर टी। इसकी वैल्यू क्या होगी, पी एम की वैल्यू होगी एम, स्मॉल एम इंटू अवोगाद्रो नंबर डिवाइडेड बाई आर अपॉन टी। ठीक है, इसको और फर्दर अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये हो जाएगा P इक्वल्स टू, या मैं ये कहूँ डेंसिटी D इक्वल्स टू पी एम अपॉन आर अपॉन एन ए इंटू टी, या D इक्वल्स टू पी एम अपॉन के इंटू टी। यहाँ पे K क्या है बेटा, बोल्ट्जमान्स कांस्टेंट। कौन सा आंसर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इज चेंज्ड फ्रॉम स्टेट P1 V1 टू P2 V2 बाय टू डिफरेंट प्रोसेसेस। स्टार लगा रहा हूं, यही क्वेश्चन सोल्व हो गया। द क्वांटिटी विच विल रिमेन सेम। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं बेटा अपन। मान लीजिए कोई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, जो स्टेट, ये स्टेट है P1 V1, इससे जा रहा है यहाँ पे P2 V2 पे। कहाँ जा रहा है बेटा, P1 V1 से P2 V2 पे जा रहा है। ठीक है, ये अपन ने इसको दो अलग अलग प्रोसेस, ये A प्रोसेस है, ये B प्रोसेस, इसके जरिए ये अपन ने दिखा दिया कि ये अलग अलग स्टेट में जा रहा है। अपन को पूछ रहा है द क्वांटिटी विच विल रिमेन सेम विल बी। इसको अपन हटा सकते हैं। ये देखो बेटा, अगर आपको कुछ याद आ रहा है तो दी गई ऊष्मा, किए गए कार्य व आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। ठीक है, du इज इक्वल्स टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। इसे कहते हैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस change in internal energy or internal energy of a thermodynamical system does not depends on path,
जो भी आंतरिक ऊर्जा है वो पाथ पे निर्भर नहीं करती बेटा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर ये कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये किसको दर्शा रहा है? आंतरिक ऊर्जा। ये कार्य है, ये दी गई ऊष्मा है, ये कोई अन्य क्वांटिटी है जिससे अपन को मतलब नहीं है। ये आंतरिक ऊर्जा है। आंतरिक ऊर्जा पाथ पे निर्भर नहीं करती कि वो किसी स्टेट P1 V1 से P2 V2 पर, ये P2 V2 है, डिफरेंट प्रोसेसेस से जा रहा है या एक ही प्रोसेस से जा रहा है, इसका इससे कोई लेना देना बेटा नहीं है। तो अपन क्या कहेंगे? दैट ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर इसका ये है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ साउंड देख रहे हैं आप 332 इंटू 8.15, जितना आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आए वही होगा। आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन द करंट I is flowing through a conductor, the drift velocity is v. The drift velocity is v. अपन को क्या दे रखा है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपन को क्या दे रखा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है? v। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति की वजह से लगती है। करंट इज फ्लोड इफ 2I करंट इज फ्लोड, if 2I current is flowed through the same metal but having double area of cross section, then drift velocity will be। अपन को दो केस दे रखा है, मान चलो पहले केस में लेते हैं। केस फर्स्ट V1 इज इक्वल्स टू, या जो आपको दे रखा है केस फर्स्ट के लिए जो वेलोसिटी है V1 है, और केस सेकंड के लिए क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा V2 है। अपन को इन दोनों में क्या करना है? रिलेशन निकालना है। पहले उसमें के अगर करंट I है तो दूसरे वाले केस में करंट 2I है। पहले वाले केस में अगर क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो दूसरे वाले केस में क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा बेटा? 2A। पहले वाले केस में अगर क्रॉस सेक्शन एरिया A है तो दूसरे वाले केस में क्या होगा बेटा? 2A। ठीक है, चलिए अपन को पता है दैट NEVD इक्वल्स टू J। यहाँ पे VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मैं आपकी जो NCERT बुक्स है उसकी लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ बेटा। अगर आपको यहाँ पे ये V दे रखा है तो अपने लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? NEV इज इक्वल्स टू J। NEV इक्वल्स टू J। यहाँ पे J क्या है बेटा? करंट डेंसिटी। J यहाँ पे क्या है बेटा? करंट डेंसिटी। J यहाँ पे क्या है बेटा? करंट डेंसिटी। उसका मान होता है एकांक क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली धारा I।
पहले केस में देखो बेटा J1 या J अगर आप लोगे, सॉरी अब अपन इस तरफ से चलते हैं, ये दोनों कांस्टेंट है तो V इज प्रोपोर्शनल टू J, ठीक है बेटा, और J V1 है वो क्या हो जाएगा I अपॉन A, क्यों? क्योंकि V1 है पहले स्थिति में करंट क्या है बेटा I, और ये क्रॉस सेक्शन क्या है A, अगर अपन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा भी दें तो ठीक है, ये हो गया I अपॉन A। दूसरे वाले केस में देखते हैं बेटा, दूसरे वाले केस में हो गया V2 इज इक्वल्स टू 2I अपॉन 2A, क्योंकि धारा को भी 2 गुना कर दिया गया है और क्रॉस सेक्शन को भी क्या कर दिया है 2 गुना कर दिया गया है। आप देखेंगे आंसर वही आएगा बेटा I अपॉन A, विच मीन्स V1 रिमेन इक्वल्स टू V2, V1 रिमेन इक्वल्स टू V2। ये हो गया अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ 200 वाट एंड 400 वाट शोन इन फिगर, द रिजल्टेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, द रिजल्टेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो बेटा ये दोनों बल्ब पैरेलल में है, ये दोनों बल्ब पैरेलल में है, इनकी जो रिजल्टेंट पावर होगी वो क्या होगी बेटा 200 वाट प्लस 200 वाट, ठीक है, ये क्या हो जाएगी 400 वाट। ये अपन को इसको अगर मैं P डैश मानूं और इसको P मानूं, और सॉरी P डबल डैश मान लो, तो P डबल डैश अपन को क्या दे रखी है बेटा 400 वाट। नया सिस्टम क्या बनेगा, ये यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ये यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, और यहाँ पे अपन को एक बैटरी लगी हुई है, वो मिल गई। ये 400 है, ये भी 400 हो गया। अब अपन को इसका रिजल्टेंट निकालना है तो P रिजल्टेंट आएगा P डैश क्रॉस P डबल डैश अपॉन P डैश प्लस P डबल डैश। आंसर आ गया बेटा 400 गुणा 400 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 400, ठीक है बेटा, ये हो गया 400 गुणा 400 डिवाइडेड बाई 800, इसको इससे कैंसिल कर दिया अपन ने, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 200। आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसमें 200 वाट। आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका यहाँ पे 200 वाट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If a long hollow copper pipe carries a direct current, the magnetic field associated with the current will be, सिंपल सा है, ओनली आउटसाइड द पाइप, क्योंकि इसके इनसाइड कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, ओनली आउटसाइड द पाइप। आपको सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m एंड पोल स्ट्रेंथ m इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी। बेटा दो केस हो सकते हैं, अपने पास एक मैग्नेट है, मान लीजिए ये n है, ये s है, विथ मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैपिटल M, ठीक है, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है बेटा। अब इसको दो तरीके से काटा जा सकता है, एक तो मैं इसको अकॉर्डिंग टू लेंथ
काटूं, और एक अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर टू लेंथ काटूं। इसमें जो लेंथ थी वो L इक्वल्स टू L डैश हो जाएगी, इसमें जो लेंथ है L डैश इज इक्वल्स टू L अपॉन 2 हो जाएगी। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो m/2 हो जाएगा और यहाँ पे m हो जाएगा। दोनों ही केसेस में अगर आप देखोगे, दोनों ही केसेस में आप देखोगे तो जो न्यू m होगा, दोनों ही केसेस में जो आप देखोगे जो न्यू m होगा वो क्या होगा, m/2। आइदर वी मल्टीप्लाई m/2 इंटू L और वी मल्टीप्लाई m इंटू L/2। बोथ द केसेस न्यू m डैश विल बी m/2। तो जो आपका आंसर आएगा बेटा वो आएगा m/2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। व्यतिकरण के बारे में बात हो रही है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फुल कोर्स को अपन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, टच करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कोहेरेंस ऑफ द सोर्स इज, अपन को गलत वाला चूज करना है बेटा, अपन को जाना चारों के थ्रू पड़ेगा पर गलत वाला आपको चूज करना है। कोहेरेंस, कला संबद्धता जिसे कहते हैं अपन, ऑफ द सोर्सेज इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। व्यतिकरण के लिए स्रोतों का कला संबद्ध होना आवश्यक है। आवश्यक, अगर कला संबंध नहीं होंगे तो एम्पलीट्यूड में जो डिफरेंस आएगा बेटा वो बहुत ज़्यादा आएगा, और जो अपनी व्यतिकरण की प्रारंभिक शर्त है कि लगभग समान आयाम की तरंगे, लगभग समान आयाम की तरंगे, वो पहला ही क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन कहेंगे दैट ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट फॉल्स बट इट इज ट्रू। चलो, द मिनिमा ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न नीड नॉट टू बी और जीरो इंटेंसिटी। बिल्कुल सही है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जीरो इंटेंसिटी वाली ही हो, ये भी ट्रू है। इंटरफेरेंस सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूट आएगा बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा रीडिस्ट्रीब्यूट। क्या लिखा हुआ आएगा बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूट। जब इंटरफेरेंस हो जाता है ना बेटा, तो इंटरफेरेंस में आप ध्यान रखना एनर्जी कंजर्व रहती है। क्या रहती है बेटा, एनर्जी कंजर्व्ड। एनर्जी क्या रहती है बेटा, कंजर्व्ड। जब एनर्जी कंजर्व रहती है तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे मिनिमा बन रहा है या डार्क फ्रिंज बन रही है, डेफिनेटली उसके साथ एक ब्राइट फ्रिंज भी अपन को वहां दिखेगी। अगर कहीं पे डार्क फ्रिंज बन रही है, डेफिनेटली वहां पे आपको एक ब्राइट फ्रिंज भी दिखेगी, क्योंकि एनर्जी जो यहां से गई है वो यहां शिफ्ट हुई है। तो हमेशा ध्यान रखना, इंटरफेरेंस फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विदाउट डिस्ट्रॉइंग एनी ऑफ इट। कितना बढ़िया लॉजिक है बेटा, बिल्कुल सही है इंटरफेरेंस के मामले में। अब आप देख रहे हो मुझे चौथा विकल्प पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी चलो अपन रीड कर लेते हैं। द मिनिमा ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न मस्ट ऑलवेज बी ऑफ जीरो इंटेंसिटी। ये गलत है, तो अपना फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन नंबर 4। फॉल्स स्टेटमेंट क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू वाट। देखने से ही लग रहा है वाट 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 नॉट वाट, नॉट वाट। ठीक है, बस हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी हैव रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी
के समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा? करंट डेंसिटी के समानुपाती। विद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा? करंट डेंसिटी के समानुपाती। क्यों होता है? करंट डेंसिटी होती है एकांक क्षेत्रफल से, क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट से निकलने वाली धारा। जितनी ज़्यादा धारा होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। विच मीन्स ऑप्शन 2 इज करेक्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। हाँ, तो क्या क्वेश्चन है बेटा ये अपना? ए सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। ए सिलेंड्रिकल बार magnet is kept along the axis of the circular coil. If the magnet is rotated about its axis, then a current will be induced in a coil. No current will be induced in a coil. Only EMF will be induced in a coil, and EMF and current both will be induced in the coil. आप इस बात का ध्यान रखिए बेटा, there will be no current will be induced in a coil because there is not any change in magnetic flux associated to the coil. किसी कोयल से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आया है बेटा, सिर्फ और सिर्फ उसके ओरिएंटेशन को क्या किया गया है? चेंज। मैग्नेट इज रोटेटेड अबाउट इट एक्सिस। ना तो उसकी डिस्टेंस के बारे में अपन को कुछ पता है कि डिस्टेंस कम हुई है या ज़्यादा हुई है, ना उसकी स्ट्रेंथ के बारे में। बस जो ये मैग्नेट ऐसे थी, या जो सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, अगर उसको कंसिडर करें सिलेंड्रिकल मैग्नेट को, जो सीधी थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दिया गया है बेटा? वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर दिया गया है। कोई डिस्टेंस इसमें नहीं आएगा, तो अपना ऑप्शन नंबर 2 क्या है? करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स द शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इज डिटरमाइंड बाय। अगर कोई बाह्य बल नहीं है तो किसी द्रव की बूंद की जो आकृति है वो किससे डिटरमाइन होती है? ऑब्वियस सी बात है, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। पृष्ठ तनाव की वजह से बूंद की जो आकार है वो क्या होता है बेटा? डिसाइड होता है। डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, विस्कोसिटी से इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर ऑफ एयर से भी कोई मतलब नहीं है। ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। जुड़े रहिए क्वांटम साइंस इंस्टीट्यूट से। धन्यवाद।